चलिएगा, तो यहाँ से बात करेंगे हम पोर्तुगीज अराइवल इन इंडिया, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। और इस टॉपिक को हम एक सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस में इट मीन सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइमलाइंस क्या जो रही है, किस किस तरह से कौन कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि क्या रीज़न था, क्या कारण था पुर्तगालियों का इंडिया में आने के पीछे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो क्रोनोलॉजी रही है, जो घटनाक्रम रहा है उसके बारे में। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे क्या इम्पैक्ट रहा है पुर्तगालियों का इंडिया के ऊपर। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो मुद्दा हमारा है यूरोपियंस का इंडिया में जो एडवेंट हुआ है, जो आगमन हुआ है, उस मुद्दे पर। और आप सभी को एक बार फिर से मैं बता दूं कि आखिर ऐसी क्या अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गई, ऐसी क्या तत्कालिक, ऐसा क्या कारण हो गया कि अचानक से इतनी दौड़ मच गई इंडिया की ओर आने के लिए। तो आप सभी को मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि कुस्तुनतुनिया जो तुर्की का एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र था, एक इम्पोर्टेंट एरिया था, जहाँ से इंडिया के जो गुड्स थे, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे, वो यूरोप में क्या होते थे, डिस्ट्रीब्यूट होते थे या यूरोप तक पहुँचते थे। कहाँ से? कुस्तुनतुनिया से। क्लियर? कुस्तुनतुनिया। अब कुस्तुनतुनिया पर क्या हुआ, जिसे हम कंटेस्टाइन पोल भी कहते हैं कुस्तुनतुनिया को, वहाँ पे क्या हुआ कि कंट्रोल हो गया किनका? उस्मानी साम्राज्य के रूलर्स का, उस्मानी साम्राज्य के राजाओं का नियंत्रण हो गया है। और उस्मानी सल्तनत की बात की जाए तो मुस्लिम रूलर्स थे तुर्की के, उनका कंट्रोल हो गया। साथ ही एशिया माइनर वाला जो पूरा रीजन था वहां पर भी कंट्रोल हो गया, जिससे इंडिया के जो गुड्स थे, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे, वो मुस्लिम मध्यस्थ या मुस्लिम ट्रेडर्स के माध्यम से पहुंचने लगे थे वहां तक। यानी वहां का जो मोनोपोली थी वो यहाँ पर हो चुकी थी तुर्कियों के हाथ में। क्लियर? इसी चीज़ से परेशान होकर, इसी चीज़ से नाराज होकर यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया की ओर रास्ता ढूंढने का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया। तो नया रास्ता खोजने की यहाँ पे प्रथा शुरू हो गई। और इसके और भी कई सारे रीजंस हैं, वो मैंने आप लोगों को डीप में बता दिए हैं। क्लियर? उसके ऊपर हम इवैल्यूएशन कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज ओनली। अब जो फोकस होगा वो पुर्तगालियों के ऊपर ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पुर्तगालियों के बारे में, तो देखिए पुर्तगाली इंडिया में सबसे पहले आने वाली यूरोपियन कंट्री है या यूरोपियन कंपनी है, और सबसे लास्ट में जाने वाले भी। तो पहला फैक्ट तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे फर्स्ट इंडिया में अगर कोई यूरोपियन आए हैं तो वो आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ना कि हम एंशिएंट की बात करें, नहीं तो हम ग्रीक को लेंगे। सबसे पहले यूरोपियंस अगर कोई आए हैं तो वो ग्रीक्स आए हैं, लेकिन वो एंशिएंट की बात हो जाएगी। इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री द फर्स्ट यूरोपियंस हु केम इन इंडिया हु वाज आर पोर्तुगीज। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, और सबसे लास्ट में इंडिया से जाने वाले भी कौन थे? पोर्तुगीज ही थे। 1961 में पोर्तुगीज इंडिया से पूरी तरह क्या हुए थे? चले गए थे। क्लियर? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए हैं। और दूसरी बात, एक चीज जो ध्यान रखना, पुर्तगालियों ने कुछ नई चीजें इंडिया में की हैं, जैसे गोथिक स्थापत्य कला। इन लोगों का जो स्कल्पचर आर्ट था, इन लोगों का जो वास्तुकला थी, अगर उसकी बात की जाए तो गोथिक इन्होंने यहाँ पे लेकर आए हैं। एक नई स्थापत्य कला हमें मिली है, एक नई वास्तुकला मिली है। दूसरा, इन लोगों ने यहाँ पर तंबाकू की खेती क्या की है? शुरू की है। तो तंबाकू जो आज के समय की देखा जाए तो इंडिया की एक बहुत ही बड़ी सामाजिक बुराई बन गई है। और ये जो तंबाकू है, जो नशीले पदार्थ हैं, या खासतौर से तंबाकू, ये इंडिया में कौन लेकर आए हैं? ये इंडिया में लेकर आए थे पोर्तुगीज। क्लियर? तीसरी चीज, इन्होंने ही इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस शुरू की है। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसने शुरू की है? 1656 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी इन्हीं लोगों के द्वारा, पुर्तगालियों के ही द्वारा। और एक चीज और, जो पोटैटो है, जो आलू है, खजूर है, ये सारी जो चीजें हैं, ये भी इंडिया में कौन लाए थे? ये भी इंडिया में लाए थे पोर्तुगीज या पुर्तगाली, है ना। खासतौर से आलू की चीज, आलू ध्यान रखिएगा, पोटैटो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पुर्तगालियों की, तो जब पुर्तगाली आए हैं उस टाइम पे अगर हम बात करें पुर्तगाली रूलर्स की, तो कौन था? अगर वो देख लेते हैं। रूलर्स ऑफ पुर्तगाल। तो जिस समय पुर्तगाल के ये निवासी इंडिया में आए हैं, इस समय पुर्तगाल के रूलर कौन थे अगर हम उनकी बात करें, तो यहाँ पे पुर्तगाल के जो रूलर थे, पुर्तगाल के जो शासक थे, इनका नाम था मैनुअल फर्स्ट।
मैनुअल प्रथम उस समय पर रूलर थे या शासक थे। और अगर दूसरा इंपॉर्टेंट नाम जो था उसकी बात की जाए, कि इंपॉर्टेंट नाम की अगर बात की जाए तो वो है यहाँ के प्रिंस, यहाँ के राजकुमार। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ना कि रूलर। उस समय के जो प्रिंस थे यहाँ के, उनका नाम था डॉन हेनरिक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है डॉन हेनरिक। डॉन हेनरिक, इन्हें कहा जाता है हेनरी द नेविगेटर। क्या कहा जाता है? हेनरी द नेविगेटर के नाम से प्रसिद्ध है ये डॉन हेनरिक, जो पुर्तगाल के उस समय के क्या थे? प्रिंस थे या राजकुमार थे। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नेवी। ये नौबहन में या नेवी में इनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, काफी ज्यादा इन्होंने इसके ऊपर काम किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इन्होंने अपना पूरा जीवन इंडिया की खोज या इंडिया के लिए समुद्री रास्ते की खोज में व्यतीत कर दिया। इन्होंने जो नौसेना थी या जो नेवी थी उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसे अत्याधुनिक करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी कुछ किया। और साथ ही जो समुद्री यात्री थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी हेल्प की है, और उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यानी कि इंडिया की खोज करने के लिए उन्हें क्या किया है? भेजा है, अपने देश से बाहर भेजा है और उन्हें प्रोत्साहित किया है, उन्हें हेल्प की है। किसने? हेनरी द नेविगेटर, या उनका जो नाम है वो है डॉन हेनरिक। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन दी वास्को डी गामा केम इन इंडिया, द रूलर ऑफ पुर्तगाल वाज मैनुअल फर्स्ट एंड द प्रिंस वाज डॉन हेनरिक, हु वाज फेमसली नोन एज हेनरी द नेविगेटर, हु वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द नेवी। जो नेवी या नौबहन या फिर हम बात करें समुद्री रास्तों को खोज करने में इनका काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हेनरी द नेविगेटर। क्लियर होगी बात? अब नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने काफी कुछ किया। जैसे कि अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इन्होंने क्या किए? रिफॉर्म्स करवाए हैं, तकनीकी सुधार कराए हैं। दूसरा, मैपिंग पर काफी ज्यादा क्या किया है? काम किया है, काफी ज्यादा मैपिंग पर काम किया। मैपिंग मतलब कि रास्तों को खोजने के लिए या मैप बनाने के लिए जो इन्होंने किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, यात्रियों को बहुत ही अधिक धन उपलब्ध कराया है, जिससे वो इंस्पायर हों और वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें? जो ट्रेवलिंग है वो करें और समुद्री रास्तों को खोजें। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसका? डॉन हेनरिक का या हेनरी द नेविगेटर का। क्लियर होगी बात इतनी? चलिए, ये तो हमने बात कर ली है उस टाइम के पुर्तगाल की कंडीशन की। अगर हम बात करें उस टाइम के इंडिया या भारत की कंडीशन की, अब भारत भी कोई स्टेटलेस नहीं था, भारत भी कोई अगर देखा जाए तो कोई यहाँ पे भी पॉलिटिकल कंडीशन थी, राज्य विहीन नहीं था ये भारत उस समय, है ना। जैसे अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में इजीली इन्होंने क्या कर लिया था, जब यूरोपियंस अमेरिका गए तो उन्होंने इजीली अमेरिका को कॉन्कर कर लिया, इजीली वहां पर उसे अपना उपनिवेश बना लिया। बट इसके अगेंस्ट अगर इंडिया की बात की जाए तो कई सालों का समय लगा है इंडिया को उपनिवेश बनाने में। इंडिया की हम बात कर लेते हैं तो इंडिया में उस समय सेंट्रल जो पावर थी वो थी दिल्ली सल्तनत। तो सेंट्रल पावर में आपका आ जाता है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में उस समय रूल कर रहे थे सिकंदर लोधी। तो यहां पे नाम आ जाएगा सिकंदर लोधी। क्लियर? 1517 से 1517 तक इनका क्या था? शासन था, है ना। तो लोधी वंश में 3 रूलर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके बहलोल लोधी। बहलोल लोधी की अगर बात की जाए तो बहलोल लोधी वंश जो आता है दिल्ली सल्तनत में सबसे आखिरी वंश होता है। और ये जो लोधी वंश आता है ये आता है आपका जब खत्म हो जाता है कौन सी डायनेस्टी? जब खत्म होती है आपकी सैयद डायनेस्टी। और सैयद वंश लगभग 1451 1451 के लगभग सैयद वंश खत्म होता है और फिर आता है आपका लोधी वंश, है ना। और सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है। तो लोधी वंश में देखा जाए तो सबसे पहले बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी के बाद आते हैं आपके सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की अगर बात की जाए तो 1487 1487 से
अगर इनका शासनकाल जो था वो 1517 तक 1517 तक था। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो, 1517 से शासन होता है किसका, इब्राहिम लोदी का। कब तक, 1526 तक। और 1526 में ही अटैक होता है किसका, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। और पानीपत के पहले युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, कहाँ पर, हरियाणा के पानीपत में, उसमें वो हरा देता है किसे, वो हरा देता है इब्राहिम लोदी को। और वहीं पर उसकी पानीपत में ही समाधि बना दी जाती है और फिर ये दिल्ली की ओर बढ़ जाते हैं, दिल्ली और आगरा को कॉन्कर कर लेते हैं। ठीक है। सिकंदर लोदी की बात की जाए तो इन्होंने ही एक सिटी स्टेब्लिश की थी, आगरा, 1504 और 1506 में उसे अपनी क्या बना ली थी, कैपिटल बना ली थी। ठीक है। और चलिए, सिकंदर लोदी तो हम पढ़ ही चुके हैं, आप लोग पन्ने पलट कर देखेंगे और इसे क्या कर लेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में उस समय एक महत्वपूर्ण साम्राज्य चला करता था इस दौरान, जब ये लोग आए हैं उस दौरान, है ना। दो थे बेसिकली, एक बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य था या बहमनी सल्तनत थी, और दूसरा था आपका विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। बहमनी मुस्लिम एम्पायर था और विजयनगर हिंदू एम्पायर था। हालांकि बहमनी उस समय तक कमजोर हो चुका था, वीक हो चुका था, और बहमनी बढ़ चुका था 5 सल्तनतों में, जिन्हें कंबाइंडली कहा जाता है डेक्कन सल्तनत, जिनके नाम आप सभी को पता होंगे, जिनके नाम है सबसे पहला बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो इन 5 सल्तनतों में बढ़ चुका था आपका आपका बहमनी एम्पायर। तो दूसरा बचता है विजयनगर। इस समय पर साउथ इंडिया में रूल हो रहा था किसका, विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य का। और आप सभी को मैंने ये दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं, बहमनी भी पढ़ाया है, विजयनगर भी पढ़ाया है। और ये किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाया है मैं बता दूं आप लोगों को। मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में हमने एक टॉपिक पढ़ा था आफ्टर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों को पढ़ लेने के बाद एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस बिटवीन द 14th टू 16th सेंचुरी। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में स्वतंत्र हुए राज्य, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में स्वतंत्र हुए राज्य। और इन राज्यों की अगर बात की जाए तो इनमें हमने सबसे पहले बात की थी जौनपुर की, फिर मालवा की, जहां पे बाज बहादुर के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसकी रानी रूपमती के बारे में, जो मालवा या मांडू का शासक था, कैपिटल का नाम था मांडू। तीसरे नंबर पे हमने बात करी थी यहाँ पे किसकी, गुजरात सल्तनत की या गुजरात की, जहाँ पे महमूद बेगड़ा या फिर मुजफ्फर शाह, बहादुर शाह जैसे रूलर्स रूल करते थे। और फिर चौथे नंबर पे हमने बात की थी बहमनी साम्राज्य की, और 5वें नंबर पे हमने बात की थी विजयनगर साम्राज्य। क्लियर। तो इस तरह के कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हमने उस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़े थे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जब हम विजयनगर की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने क्या किया है, शासन किया है। सबसे पहले आता है संगम वंश, जो हरिहर राय और बुक्का राय ने शुरू किया। फिर आता है सुलभ वंश, फिर आता है तुलुब वंश, और फिर आता है अराबिडू वंश। तो इस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय वहां पे रूल हो रहा था सुलभ वंश का। क्लियर। सबसे पहले संगम, संगम के बाद सुलभ, फिर तुलुब, तुलुब के बाद अराबिडू। तो यहाँ पे था सुलभ वंश का शासन, और सुलभ वंश के एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह राय द्वितीय, नरसिंह राय द्वितीय। नरसिंह राय सेकंड का शासन था। और मैं बता दूं कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो सुलभ। सुलभ के बाद आता है तुलुब, और तुलुब के बाद आते हैं अराबिडू। और जब ये तुलुब वंश रूल होता है, तुलुब वंश का जब शासन होता है, तो तुलुब वंश के ही रूलिंग टाइम में एक सबसे महान शासक होते हैं 1509, 1509 से 1529 तक, जिनका नाम है कृष्णदेव राय। क्लियर। कृष्णदेव राय प्रथम या कृष्णदेव राय, काफी महान शासक हुए। क्लियर। उन्हीं के समय अष्टदिग्गज हुआ करते थे उनके साम्राज्य में, और काफी मजबूत साम्राज्य इन्होंने स्टेब्लिश किया था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वाले इस तुलुब वंश में ही जब आखिरी के रूलर्स आते हैं, तब एक व्यक्ति होता है इनका, एक सामंत या इनका एक सैनिक, जिसका नाम था आलिया राम राय। और आलिया राम राय के समय जो डेक्कन सल्तनत होते हैं, जिनके नाम मैंने बताया बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, है ना, और अहमदनगर, ये सब कंबाइंड हो जाते हैं, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं और एक कंबाइंड फोर्स तैयार कर लेते हैं किसके अगेंस्ट में, विजयनगर के अगेंस्ट में। और इन दोनों के बीच में लगभग 23 जनवरी 23 जनवरी 1565 को एक भीषण युद्ध लड़ा जाता है, एक काफी खतरनाक युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटल ऑफ तालीकोटा या बेटल ऑफ बन्नीहट्टी या फिर बेटल ऑफ राक्षस तांगड़ी।
तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध होता है 23 जनवरी 1565 को। इन दैट बैटल, इस युद्ध में विजयनगर एम्पायर पूरी तरह से क्या हो जाता, तहस नहस हो जाता है, या पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होता, क्योंकि फिर भी एक अराविडू वंश बचता है जो धीरे धीरे चलता रहता है। तो फाइनली कुछ सालों के बाद विजयनगर साम्राज्य खत्म होता है, अराविडू लास्ट डायनेस्टी होती है ना। तो ये बैटल ऑफ तालीकोटा आपसे पूछा जाएगा, जो लड़ा गया था 23 जून 1565, जिसमें विजयनगर के जो कमांडर थे वो थे आपके आलिया राम राय, और एक तरफ थी कंबाइंड फोर्सेस ऑफ डेक्कन सल्तनत। आलिया राम राय इस युद्ध में अच्छी कंडीशन में थे, जीत रहे थे, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, उन्हीं के दो आर्म्ड जनरल थे, उन्हीं के दो सैनिक थे, दो सेनापति थे, जिन्हें हम गिलानी बंधुओं के नाम से जानते हैं। उन्होंने एकदम क्रूशियल टाइम पर अपना जो पक्ष था वो बदल दिया था, और वो मिल गए थे डेक्कन सल्तनत के साथ। इसी कारण इस युद्ध में आलिया राम राय की हार हो गई थी, और उसके बाद उनकी जो कैपिटल थी हम्पी, उसे पूरी तरह तहस नहस करके खंडर के रूप में बदल दिया गया था। चलिए, तो यहाँ पे विजयनगर में कौन था उस समय? थे नरसिंह राय प्रथम, जो सुलभ वंश के शासक थे। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि लोग आए हैं तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर हुआ है? गुजरात पर। और गुजरात के रूलर्स काफी अपोज्ड कर रहे थे, किसे? अपोजिशन में थे, किसके? पुर्तगालियों के। और उस समय एक काफी मजबूत, काफी पावरफुल रूलर गुजरात में रूल कर रहा था, जिसका नाम था महमूद बेगड़ा। यहां पे रूल कर रहा था महमूद बेगड़ा। यहाँ पे शासन चल रहा था गुजरात के महमूद बेगड़ा का, जो हमने गुजरात सल्तनत में पढ़ा है। मोहम्मद शाह द्वितीय का पुत्र था महमूद बेगड़ा, और पुर्तगालियों के साथ इसके युद्ध भी हुए थे। हालांकि ये उस युद्ध में हार गया था, पराजित हो गया था 1509 के अप्रोक्स, 1509 के लगभग। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात की है उस समय के पुर्तगाल की स्थिति की, और उस समय की इंडिया की कंडीशन की, कि इंडिया में कौन था और पुर्तगाल में कौन कौन था। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे टाइमलाइन की, कि किस किस टाइमलाइन से क्या क्या घटनाएं हुई हैं पुर्तगालियों के आने के साथ साथ। तो पहली तो हमने बात की इंडिया में क्या स्थिति थी पुर्तगालियों और पुर्तगाल में क्या स्थिति थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब पुर्तगाली भारत में आए उस समय भारत में किसका शासन था, उस समय इंडिया में किसका शासन था। जब अंग्रेज इंडिया में आए उस समय इंडिया में किसका शासन था, उस समय ब्रिटेन में किसका शासन था। क्लियर? जब फ्रेंच इंडिया में आए तब इंडिया में किसका शासन था, और तब फ्रांस में किसका शासन था। हालांकि फ्रांस वाला क्वेश्चन नहीं देखा गया है, लेकिन ब्रिटिशर्स और पुर्तगालियों वाला क्वेश्चन आप लोगों को बार बार एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं टाइमलाइन की, और टाइमलाइन के बारे में गौर करते हैं। देखिए, टाइमलाइन की जब मैं बात करूंगा ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, और ये ब्रीफली आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। क्लियर? तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा जो मैं टाइमलाइन आपको कराऊंगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं टाइमलाइन। और एक नंबर पे सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे जो इवेंट है उसकी बात करते हैं, है ना। सीक्वेंस में देखिएगा, मैं एकदम सीक्वेंस में चीजें कराऊंगा आप लोगों को। पुर्तगालियों के आगमन की पूरा सीक्वेंस में, एक से लेकर आखिरी तक की घटना, है ना। जब तक 1961 में जब ये वापस चले गए उस समय तक के सारे इवेंट्स में इस टाइमलाइन में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो पहले नंबर पे होता है 1487, 1487, 1487। क्लियर? तो ये 1487 में क्या हुआ, तो आप लोगों को पता है वास्को डी गामा इंडिया में आया है 1498, 1498 में। लेकिन उसके आने के 10 से 11 साल पहले भी एक व्यक्ति इंडिया में आने के लिए निकला था लिस्बन से। लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, जहां से एक व्यक्ति निकला था इंडिया आने के लिए, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। तो यहां पे मैं बात करूंगा बार्थोलोमियो डियाज की, बार्थोलोमियो डियाज। क्लियर? बार्थोलोमियो डियाज इंडिया आने के लिए निकला था 1487 में, और आया था, और आने के बाद देखिए इंडिया पहुंच नहीं पाया। अब आपके लिए जो जरूरी है वो है वर्ल्ड का मैप, आपके पास होना चाहिए वर्ल्ड का मैप। तो वर्ल्ड के मैप में जब आप देखेंगे तो
जैसे कि मैं यहाँ पे हल्का सा मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि एक कॉन्टिनेंट आता है आपका, इस तरह से एक कॉन्टिनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये होगा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहां पे एक सी आता है, एक समुद्र आता है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी इट मीन्स भूमध्य सागर। क्लियर, मेडिटेरियन सी। और इसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर जो महाद्वीप है वो है आपका यूरोप। इसके ऊपर आता है आपका यूरोप। क्लियर, तो एक बार और ध्यान से समझें, यहां पे आता है एक समुद्र, एक सी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सी लिख देता हूं ताकि आप इजीली समझ सकें। और ये सी कौन सा सी है? ये है मेडिटेरियन सी। क्लियर, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यूरोप से लगा हुआ ही आपका शुरू हो जाता है तुर्की, और फिर ये पूरा का पूरा एशिया वाला जो क्षेत्र है, एशिया माइनर वाला रीजन, यहाँ पे एशिया माइनर वाला रीजन आ जाता है। और एशिया माइनर के बाद फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका इंडिया, और इंडिया से ही इस तरह से ये कनेक्टिविटी होती है इस क्षेत्र की। अब हल्का सा आप लोग समझ रहे होंगे, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो इजीली क्लियर होगा। ये है यूरोप, ये है भूमध्य सागर, ये है अफ्रीका, और यहाँ पे पहुंचना है इंडिया तक। क्लियर, अब उस समय इंडिया में आने के जो रास्ते थे अगर उसकी बात की जाए तो एक तो ये तुर्की से होते हुए एशिया माइनर और एशिया माइनर से होते हुए इंडिया तक आने का एक जमीनी रास्ता भी था। क्लियर, एक लैंड रूट भी था। दूसरा अगर सी रूट की बात करें तो यहाँ पे अफ्रीका और ये जो एशिया वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे पूरा एशिया आता है ना, ये पूरा एशिया। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्सिया की खाड़ी, और गल्फ ऑफ पर्सिया, फिर हॉर्मुज, फिर गल्फ ऑफ ओमान, और फिर अरेबियन सी, जैसे यहाँ पे अरब सागर है। तो ये भी एक रास्ता बन जाता है यहाँ पर भी। लेकिन ये जो रूट है ना, ये इसमें कहीं पर समुद्र है, कहीं पर लैंड है, कहीं पर समुद्र है, इस तरह अरेबियन सी और फिर इंडिया। क्लियर, तो ये दो रूट थे, पहले भी लैंड रूट भी था और सी रूट भी था। लेकिन लैंड रूट में क्या है, बीच बीच में समुद्र है, बीच बीच में लैंड आ जाता है, जमीन आ जाती है। अब यहाँ पे जो 1487 की हम बात कर रहे हैं, तो बार्थोलोमियो डियाज नाम का जो पुर्तगाली यात्री है वो निकला था 1487 में, और यही किनारे पे आते हैं ये दोनों देश, पुर्तगाल, और पुर्तगाल से ही लगा हुआ स्पेन। पुर्तगाल से ही लगा हुआ कौन है? स्पेन। स्पेन से 1492 में एक व्यक्ति निकला था, कहाँ के लिए? इंडिया के लिए। लेकिन वो पूरा यहाँ से पूरा वेस्ट की ओर ही चला गया, पश्चिम की ओर ही चला गया। अब यहाँ से अगर कोई इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो अमेरिका पहुंच जाएगा। अटलांटिक ओशियन है ना यहाँ पे अटलांटिक ओशियन को पार करके कहाँ पहुंच गया वो अमेरिका पहुंच गया। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो बार्थोलोमियो डियाज था, ये इधर से रास्ता पकड़ते हुए, इस रास्ते को पकड़ते हुए, इस रूट को पकड़ते हुए ये यहां तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? तो अफ्रीका के एकदम साउथ के किनारे तक पहुंचा। क्लियर, इस क्षेत्र को हम अब नाम दिया गया, इस क्षेत्र का नाम है केप ऑफ गुड होप। क्या नाम है? केप ऑफ गुड होप। क्लियर हुई बात? केप का मतलब होता है अंतरिप, केप का मतलब होता है अंतरिप, और अंतरिप का मतलब होता है लैंड एरिया का वो पार्ट जो समुद्र की ओर निकला होता है। समझ गए? स्थल का वो भाग यानी जमीन का वो भाग जो किस ओर घुसा हुआ है, किस ओर आगे बढ़ा हुआ है, तो समुद्र की ओर जो बढ़ा हुआ है। क्लियर, तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं, किसी भी स्थल का समुद्र की ओर निकला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंतरिप या केप। किसी भी स्थल का वह भाग जो समुद्र की ओर निकला हुआ उसे हम बोलते हैं अंतरिप। तो यहाँ पे आसा अंतरिप तक पहुंचा, और यहाँ पे ना उसे काफी तूफान दिखे, समुद्र में हलचल दिखी, तो यहाँ से वो वापस रिटर्न हो गया, है ना। तो यहाँ से आया तो था, लेकिन यहाँ से वापस रिटर्न हो गया, वापस हो गया। क्लियर होगी बात इतनी? तो ये तो वापस चला गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी आइलैंड्स आते हैं, मोजाम्बिक वगैरह वगैरह यहाँ पे भी आते हैं। ठीक है, तो ये तो वापस लौट गया है। तो पर पहली इवेंट आप लोग समझ गए, फर्स्ट इवेंट समझ गए हैं, जो कि होगा बार्थोलोमियो डियाज जो है आया था, बट वो वापस लौट गया था। क्लियर, पुर्तगाल से। सेकेंड नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे 17 मई 17 मई 1498, 17 मई 1498।
अब 17 ऑफ मई अगर 1498 की बात की जाए, 17 मई 1498 की बात की जाए, तो इस समय आया है वास्को डिगामा। कौन आया है? वास्को डिगामा। तो यहां पे हम बात करेंगे कालीकट के तट पर पहुंचा था वास्को डिगामा। कालीकट में क्या हुआ है? अराइव हुआ है, कालीकट अराइवल ऑफ वास्को डिगामा। कालीकट अराइवल ऑफ वास्को डिगामा इन 17 ऑफ मई 1498, 17 मई 1498 को। क्लियर। और यहाँ पे अगर हम बात करें वास्को डिगामा की, तो वास्को डिगामा भी इसी रूट को पकड़ते हुए, इसी रास्ते पर जिस रास्ते से आया था 10 साल पहले बार्थोलोम्यू डियाज, वो यहाँ तक पहुंचा, केप ऑफ गुड होप तक। और केप ऑफ गुड होप से होता हुआ ये मोजाम्बिक वाला क्षेत्र, और यहाँ से वो इधर की ओर आया। चूंकि ये थोड़ा सा गलत बना है मैप, तो इंडिया थोड़ा ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ से होते हुए ऊपर की ओर इसे कुछ गुजराती ट्रेडर्स मिल गए थे, कुछ गुजराती व्यापारी दिख गया था जिसका नाम था अहमद मुनीज, है ना। तो अहमद मुनीज नाम के या अहमद मजीद नाम के जो गुजराती व्यापारी था, उसकी सहायता से उसका रास्ता पकड़ते हुए उसके पथ प्रदर्शन में ये कहाँ पहुंच गए? इंडिया की ओर पहुंच गए। क्लियर होगी बात इतनी? तो ये दो इवेंट मैंने बता दिए हैं, एक 1487 वाला और एक 1498 वाला। चलिए तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए, अच्छा जब ये यहाँ पे आया ना इंडिया, जब वास्को डिगामा इंडिया आया और कालीकट पहुंचा, तो कालीकट में वो उसकी मुलाकात हुई इंडिया के ही वहीं के एक देसी शासक से, वहीं के एक रीजनल रूलर से जिसका नाम था जेमोरिन। तो ध्यान रखिए, ही मीट विथ जेमोरिन, इसकी मुलाकात हुई थी जेमोरिन से, और जेमोरिन ने इसका काफी स्वागत किया था, क्योंकि जेमोरिन जानता था कि वास्को डिगामा, या वो समझ चुका था कि वास्को डिगामा इंडिया आया है किस काम से? ट्रेड करने या व्यापार करने। तो व्यापार के उद्देश्य से आया है, इसलिए जेमोरिन ने उसका विरोध नहीं किया, उसका स्वागत किया। क्यों स्वागत किया? क्योंकि देखिए इन लोगों के आने के पहले ना, पुर्तगालियों के आने के पहले भी इंडिया का जितना भी ट्रेड होता था, व्यापार होता था, ये कोस्टल रीजन का, इस पर कंट्रोल था अरबियों का। कौन कौन ट्रेड किया करते थे? अरबी व्यापारी व्यापार करते थे। और अरबियों से इन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, कोस्टल रूलर्स को, है ना, तटीय राजाओं को काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो इन लोगों से काफी वो हैप्पी थे, काफी खुश थे। और जब उसे पता चला कि ये भी ट्रेड के उद्देश्य से आया है, व्यापार के उद्देश्य से आया, तो वो भी खुश थे, और उन्होंने क्या किया है? स्वागत किया। क्लियर। लेकिन बाद में क्या होगा? जब बाद में पता चलेगा कि पॉलिटिकल एस्पायरेशंस क्या है, इनके राजनीतिक जो डिमांड है, इनकी जो राजनीतिक चाह है वो क्या है, जब ये पता चलता है तो फिर इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किनके साथ? पुर्तगालियों के साथ। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। और 1598 में आने के बाद कुछ दिनों तक रुकने के बाद ये इंडिया से वापस लौट गया था। क्लियर। और वापस लौटा जब ये इंडिया से, तो इंडिया के साथ जो वो गुड्स लेकर गया, जिससे उसे 60 गुना क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इतना गुना प्रॉफिट उसको हुआ। और फिर पुर्तगाल में जो गवर्नमेंट थी, पुर्तगाल की जो सरकार थी, उसको जाकर उसने सारी बातें बताई, इंडिया के बारे में सारी कंडीशन बताई, इंडिया के ट्रेड पर पुर्तगालियों अरबियों का जो कंट्रोल था, वो सारी कंडीशन जब उसने जाकर वहां के गवर्नमेंट को, सरकार को या राजाओं को जब बताई है, तो राजा ने ये तय किया कि इंडिया के इस पूरे ट्रेड पर, जहां पे अरबियों का कंट्रोल है, या अरब सागर पर जो अरबियों का कंट्रोल है, इस पर पूरी तरह से कंट्रोल अब हमें करना होगा। और वहां से अरबियों को क्या करना होगा? खदेड़ना होगा। अरबियों को इंडिया के ट्रेड से पूरी तरह बाहर करने का डिसीजन ले लिया था पुर्तगाल के रूलर ने। और इस काम को करने के लिए उन्होंने भेजा था दूसरा अभियान। पहला अभियान में तो कौन आया है? पहला अभियान में आया है आपका वास्को डिगामा। अब सेकंड जो अभियान भेजा गया, वो भेजा गया 1500 को, 1500 में। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कई बार आप लोग इसे भूल जाते हैं। तो 1500 में भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, और वो ये हुआ है कि सेकेंड कैंपेन भेजा गया था, दूसरा अभियान भेजा गया था, सेकेंड पोर्तुगीज कैंपेन। और ये जो सेकेंड कैंपेन था, इसके तहत एक योग्य व्यक्ति को भेजा गया था, बार्थोलोम्यो डियाज भी इसके साथ आया था। और आप सभी को पता है बार्थोलोम्यो डियाज जो 1487 में असफल हो गया था, इंडिया पहुंचने में अनसक्सेस हुआ था। तो यहाँ पे पेड्रो अल्वारेज केब्राल नाम का
एक व्यक्ति आया है, एक काफी योग्य व्यक्ति को भेजा है पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने। क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। और ये एक आर्म्ड कमांडर है, नौसेना का एक योग्य व्यक्ति है, नेवी का एक अच्छा कमांडर माना जाता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। और इसी के साथ आया है कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जब आया है इंडिया पुर्तगाल की सरकार की ओर से, तो ये अपने साथ 13 जहाज लेकर आया था, 13 शिप लेकर आया था। और 13 जहाजों का ये जो बेड़ा था, इसमें लगभग 1200 लोग साथ में आए थे इसके। कितने लोग आए थे? 1200 लोग। और ये लोग ये डिसाइड करके आए थे कि यहां पर आकर हमें अरबियों के साथ युद्ध लड़ना है और अरबियों को इंडिया के व्यापार से पूरी तरह क्या करना है? खदेड़ देना है। इस पर्पस से, इस उद्देश्य से पेड्रो अल्वारेज कैब्राल इंडिया आया था, है ना। तो वो एक प्रकार से इंडिया की कंडीशन तो बताई दी थी किसने? वास्को डी गामा ने। अब वो जानते थे कि अब हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है, तो पूरी तैयारी के साथ अपनी मजबूत सेना या नौसेना को लेकर यहाँ पहुंचे थे। और यहां पर आने के बाद उन्होंने पुर्तगालियों के साथ अरबियों के साथ युद्ध लड़ा और अरबियों को इंडिया के व्यापार से धीरे धीरे क्या कर दिया? साफ कर दिया था। क्लियर? ठीक है। तो यहां पे मैंने बता दिया है 1500 में कौन आया है? तो 1500 में आया है आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो मैं लिख देता हूं पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। इन 1502 में क्या हुआ? 1502 में जो वास्को डी गामा जो चला गया था इंडिया से बाहर या अपने देश पुर्तगाल, वो 1502 में वापस इंडिया आया। तो ध्यान रखिए, वास्को डी गामा रिटर्न इंडिया अगेन। वास्को डी गामा पुनः भारत आया है। वास्को डी गामा रिटर्न टू इंडिया। तो वास्को डी गामा पुनः भारत आया है। ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है। क्लियर? कितनी बार भारत आया? 3 बार। पहली बार कब आया था? तो आप सभी को पता 1498। सेकंड टाइम कब आया? 1502 1502 में। और तीसरी बार कब ये आएगा? तो तीसरी बार ये आएगा 1524 1524 में। तो तीसरी बार ये जब इंडिया आएगा, ये आएगा 1524 1524 में। और जब ये तीसरी बार इंडिया आएगा ना, तो इसी की यहीं पर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। यहीं पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर फिर इसकी समाधि भी बना दी जाती है, यहीं पर इसकी कब्र भी बना दी जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि वास्को डी गामा इंडिया आया है सेकेंड टाइम 1502 में 1502 में, पर यहां से फिर वापस भी लौट जाता है। क्लियर? 1502। लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम वो करके जाता है, और वो होता है आपका 5वां इवेंट 1503। 1503 में वास्को डी गामा पहली फैक्ट्री बना देता है किसकी? पुर्तगालियों की। तो यहां पे फर्स्ट फैक्ट्री ओपन की जाती है, प्रथम फैक्ट्री या फर्स्ट फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री बनाई जाती है कहां पर? कोचीन में। कोचीन में पहली फैक्ट्री बना दी जाती है। और आप लोग ये नहीं समझे, फैक्ट्री का मतलब जैसे आज के समय की जो मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, जो आधुनिक फैक्ट्रियां, वैसी कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे कोई चीजें हो रही हैं। तो ये इस तरह की फैक्ट्री नहीं, ये सिर्फ एक प्रकार के क्या थे? गोडाउन्स थे, एक प्रकार के गोदाम थे, जहाँ पे सारे गुड्स को जो ट्रेड होने वाला है, जो एक्सपोर्ट होने वाला है, जो दूसरे देश में भेजे जाने वाला है, उनको यहाँ पर क्या किया जाता था? यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता था। क्लियर? जैसे समुद्र के पास जो गोडाउन होते हैं, जो गोदाम होते हैं ना बंदरगाहों पर, उसी प्रकार के ये गोडाउन थे। ये गोदामों को ही क्या कहा जाता है? कोठी या फैक्ट्री, है ना। तो ये टर्म आप लोग बार बार सुनेंगे, अंग्रेजों की पहली कोठी या पहला फैक्ट्री कहाँ ओपन हुई। तो ऐसी कोई फैक्ट्री आज के समय की तरह फैक्ट्री नहीं, सिर्फ एक गोडाउन थे, एक गोदाम की तरह थे। क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने अपना पहला गोडाउन या पहली फैक्ट्री कहाँ ओपन की थी? कोचीन में ओपन की थी 1503 1503 में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ना इतने सारे जो कैंपेन हो रहे थे, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जिससे ये खबर पहुंचने लगी थी या ये एक मैसेज जाने लगा था पुर्तगाल में कि इन्हें देखिए इनकम कितनी हो रही थी। जब ये वास्को डी गामा अपने साथ गया था,
तो 60% उसको क्या हुआ, मुनाफा हुआ। तो फाइनली पुर्तगाल के लोग समझ गए थे, पुर्तगाल की सरकार ये समझ चुकी थी कि हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है इंडिया के साथ ट्रेड करने पर, और इंडिया के इस पूरे ट्रेड रूट पर अगर हमारा कब्जा हो जाए, इस पूरे अरेबियन सी वाले या इंडियन ओशियन वाले पूरे के पूरे ट्रेड रूट पर अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमें काफी ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हम काफी वेलफेयर हो जाएंगे, हमारी वेल्थ जनरेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो ये चीज समझ चुके थे और इसी काम को करने के लिए इन्होंने एक पूरा का पूरा प्लान तैयार किया, एक पूरा का पूरा अभियान तैयार किया। और देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो मिली है वो किससे मिली है, वो मिली है पेड्रो एल्वारेज कैब्राल से। पेड्रो एल्वारेज कैब्राल जब इंडिया आया और इंडिया में लंबे समय तक जब रुका वो, है ना, 1500 में, तो 1500 में जब वो भारत आया तो वो समझ चुका था इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को, और वो समझ चुका था कि इंडिया में जो राज्य हैं, वो छोटे छोटे राज्य हैं, वो आपस में बटे हुए हैं और वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इनकी इसी बात का फायदा उठाकर इन्हें आपस में उलझाकर हम इंडिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी थी जाकर किसे, पुर्तगाल की गवर्नमेंट को। देन फिर पुर्तगाल के लोगों ने या पुर्तगाल की सरकार ने ये तय किया कि हम अब क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर टास्क के रूप में काम करेंगे कि हम एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे वहां इंडिया में, जो हमारी कंपनी का पूरा का पूरा काम जो है देखेगा, पूरा सेटलमेंट करेगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, है ना। और वो जो व्यक्ति होगा उसे बोला जाएगा गवर्नर। तो यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना एक ऑफिसर अपॉइंट किया और उससे एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया, उसे एक पर्टिकुलर काम दिया जाएगा। क्लियर कि आपको क्या करना है, आपको इस पूरे के पूरे ट्रेड पर, पूरे के पूरे ट्रेड रूट पर, व्यापार पर, और व्यापार का ये जो पूरा रास्ता है इस पर क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्लियर। तो यहाँ पे एक नया अभियान शुरू कर दिया है, एक नया प्रोग्राम, एक नया कैंपेन शुरू कर दिया है पुर्तगाल के लोगों ने, और वो ये है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम गवर्नर अपॉइंट करेंगे अपने रीजन, अपने क्षेत्र और अपनी जो ट्रेड सेंटर्स हमने बनाए हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन, उनको कंट्रोल करने के लिए, जिसको कहा जाता है गवर्नर। और 1505 में पहला गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट किया गया, पहला गवर्नर भेजा गया पुर्तगालियों की ओर से, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो आगे की कहानी, आगे की जो टाइमलाइन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं अब।